हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, इन सभी के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। इसे आपने कक्षा 10वीं में पढ़ ही चुका है। एक बार हम लोग इसे सशरीर तौर पर देखते हैं कि जब लेंस में जो क्या है प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। यह लेंस में भी इसी तरह से काम करता है और दर्पण में भी इसी तरह का नियम फॉलो होता है ना। तो हम लोग एक बार से शरीर नज़र से देख लेते हैं कि जो वस्तु की स्थिति होती है वह बदलने पर क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है ना दर्पण पर आपतित होती है, वह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जैसे अवतल दर्पण में देखिए, ये अवतल दर्पण MN एक अवतल दर्पण है ना। तो ये क्या है, मुख्य वक्रता, केंद्र और ध्रुव के बीच जो रेखा दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक इसी प्रकार इस दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, ये प्रकाश किरण समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के। ठीक है, तो परावर्तन होने के पश्चात ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, लेकिन पता है इसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको मिलाएं तो ये क्या है, फोकस पे जाके प्रतिबिंब बन रहा है जो कि क्या है, आभासी है। ठीक है, और दूसरी स्थिति है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है या वक्रता केंद्र की दिशा में, तो क्या होता है, या वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है। कब, जब क्या है, उत्तल दर्पण में है ना। तो वह किरण क्या है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, चित्र देखिए आप लोग, अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण आ रही है वक्रता केंद्र C से होते हुए, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस जा रही है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण आ रही है तो परावर्तन होने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः लौट रही है। ठीक है, और दोनों को हम लोग पीछे मिलाएं आभासी रूप से तो उसी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तीसरा देखिए, जो किरण फोकस से होकर आपतित होती है अवतल दर्पण में या फोकस की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, जैसे चित्र में देखिए, ये प्रकाश किरण है वह फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, जा रही है। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखिए, यह क्या है, जैसे फोकस पे से होती हुई यह आ रही है ना, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक, अब देखते हैं अवतल दर्पण के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी हुई प्रतिबिंब की स्थिति, विस्तार और प्रकृति है ना। ये वाला जो टॉपिक है ये भी आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। अलग अलग स्थिति पर है ना वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है उसे यहाँ बताया गया है कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसकी स्थिति है ना, उसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति का मतलब उल्टा है कि वास्तव है ना, सीधा है ना, और कितना बड़ा है, साइज उसका है ना। तो ये सबसे क्या है, क्वेश्चन आपका हर साल आता है कि प्रतिबिंब की स्थिति को आप बताइए जब प्रतिबिंब
कहाँ अलग अलग स्थिति पर स्थित है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे इसका अच्छा से चार्ट दिया है। ठीक, इस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब प्रतिबिंब क्या है, जब वस्तु क्या है, अनंत पर रखी है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, है ना, ये फर्स्ट कंडीशन है। अनंत पर है वस्तु तो क्या होगा, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर आएंगी। यदि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से चली जाती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, जैसा कि चित्र में बताया गया है। देखिए, वस्तु क्या है, अनंत पर स्थिर है ना, तो जो प्रकाश किरणें आ रही है वो दोनों क्या है, परावर्तन के पश्चात फोकस पे मिल रही है। जहाँ पे वस्तु का आकार, वस्तु क्या है, पहला इसे देखकर ही पता चल जाएगा वस्तु कैसा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, बिंदु आकार का, है ना। और क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा, है ना। और क्या है, बिंदु के आकार का बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जैसा कि चित्र में आप देखिए, यह क्या है, यह क्या है, अनंत है, और ये वाला बिंदु क्या है, सी, वक्रता केंद्र है। तो वस्तु क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए, मान लो अवतल, तो इस स्थिति में क्या है, अवतल दर्पण एम पी एन या MNP, कुछ भी, MP-N के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत, है ना, एक प्रकाश किरण AP अनंत से चलकर C वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु AB से क्या है, चलकर आती है। तो पर क्या है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। एक प्रकाश किरण क्या है, वक्रता केंद्र से आ रही है तो वह क्या है, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से अपना मार्ग, है ना, वक्रता केंद्र से आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, है ना। तो ये दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वह क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच क्या है, मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये वाला रेखा जो है वो गलत दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक लंब डालें। ठीक है, उसका नाम क्या है, A', चूंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो कैसा होगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, वस्तु से कैसा है प्रतिबिंब, छोटा है। ठीक है, उल्टा तथा वास्तविक है। ठीक, अब तीसरी स्थिति है, वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, जैसा चित्र देखने से आपको समझ में आ जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो देखिए, वक्रता केंद्र से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। परावर्तन के पश्चात यह क्या है, फोकस से होते हुई जा रही है। ठीक है, एक प्रकाश किरण फोकस से आ रहा है तो परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो दोनों प्रकाश किरणें क्या है, वक्रता केंद्र पर मिल रही है। तो इस स्थिति में देखिए, यहाँ पे एक लंब A' है, तो ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का क्या है, समान है। ठीक है, और कैसा है प्रतिबिंब, देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दोनों का आकार क्या है, समान है। ठीक, तो हम लोग निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि जो पहला है, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या है, वस्तु के आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, इसी प्रकार क्या है,
अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे चार्ट के रूप में बताया गया है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, वस्तु की स्थिति बताई गई है पहला में। तो पहला क्या है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी, फोकस पर होगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु के आकार का, है ना। और दूसरा क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आकृति प्रतिबिंब की उल्टी होगी और वस्तु से छोटी होगी। ठीक। तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर भी बनता है, जैसा कि देखे हैं, वास्तविक है प्रतिबिंब और उल्टी बनेगी और वस्तु के बराबर। फिर इसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वह होते जाता है वस्तु से बड़ा। वक्रता केंद्र से बाद अगर और आगे ला दें तो क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जैसा कि ये वाला चित्र देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, जो क्या है, ए बी से बड़ा है। ठीक है। अब देखते हैं, जब वस्तु क्या है, फोकस पर है, तो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, है ना, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। और फोकस और ध्रुव के बीच होता है, तो क्या है, प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बनता है। और हम लोग को पता है, जब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है और वस्तु से बराबर, जो कि प्रतिबिंब क्या है, अनंत पे बनने वाला होता है। ठीक है, सॉरी, अनंत पे तो बन ही नहीं पाएगा, लेकिन क्या है, जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक। तो इस प्रकार विभिन्न स्थितियों को यहाँ पे चार्ट दिया गया है। विद्यार्थी इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है और उसकी स्थिति कैसी होती है। ठीक। अब देखते हैं दर्पण सूत्र की स्थापना कैसे होती है। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है, इसे जान लेते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी a, इसे आप लोग जान ही रहे होंगे। u क्या है जी, u है प्रतिबिंब की, u है वस्तु की दूरी, है ना। दर्पण दर्पण से लेके प्रतिबिंब की दूरी को u से दर्शाते हैं। और u प्रतिबिंब के लिए हम लोग v लेते हैं और वस्तु के लिए हम लोग u लेते हैं। ठीक है। तो दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं और दर्पण से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को v कहते हैं। इसे आप अपने दिमाग में अच्छी से बिठा लीजिए। क्या बोला मैंने कहा कि दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं तथा दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को v कहते हैं तथा फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी f कहते हैं। ठीक। तो इन तीनों में संबंध बताने वाले सूत्र को या समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं, जो निम्नलिखित है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो इसकी स्थापना आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी है, यहाँ हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अवतल दर्पण के लिए तो सबसे पहले तो चित्र का हमने क्या है, वर्णन कर देना होता है। तो इसकी स्थिति, चित्र की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब कहाँ पे है, प्रतिबिंब है वक्रता और अनंत के बीच में है। तो सबसे पहले हमको लिखना है, मान लो MNP एक अवतल दर्पण है। ठीक। मान लो MNP एक अवतल दर्पण है, क्या MPN एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव होता है। ठीक।
और C वक्रता केंद्र है तथा F क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक, फिर क्या है, एक AB कोई वस्तु है जिससे एक प्रकाश किरण AQ क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। तो परावर्तन के पश्चात वह क्या है, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, एक प्रकाश किरण और आती है वस्तु AB से होते हुए और वह क्या है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, जो कि A' B' है। अभी हमने इसे जस्ट देखा है, आप लोग को अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें प्रतिबिंब बनता है। इसे हम कॉपी में समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, मान लो MPN एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण और ये P, जिसमें P क्या है, ध्रुव है। ठीक है, ये वाली रेखा, ये क्या हो गया, बिंदु C वक्रता केंद्र तथा F क्या है, फोकस है। ठीक है, AB कोई वस्तु है। ठीक, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। ये वाला चिन्ह आप दर्शाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात यह क्या है, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और एक प्रकाश किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात क्या है, वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों किरण क्या है, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो क्या होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका चित्र है। अब क्या है, देखिए, इसे हम एक नाम देते हैं Q। तो यहाँ से एक लंब हम लोग डालें QR। ठीक है, QR इसमें लंब डालें तो देखते हैं A' है ना, सॉरी, या A' और F है ना, और QRF ये क्या है, एक चित्र समरूप है। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा। ये कैसा है, ये इस प्रकार से समरूप त्रिभुज बना रहे हैं। ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया F, ये हो गया B' और ये हो गया A'। ठीक है, तो समरूपकता से सिद्धांत से क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, और अनुपातिक होती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समरूपकता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, समरूपकता के सिद्धांत से किस किस त्रिभुज के बीच A', B' और F व Q, R और F में, ठीक है, क्या हो जाएगा, A', B' अपॉन Q R इज इक्वल टू FB' अपॉन R F। ठीक, तो ये हो जाएगा FB' अपॉन R F। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चित्र देखिए, यहाँ क्या है, QR और AB क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं QR इज इक्वल टू AB।
लिख सकते हैं ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे क्यू आई के जगह में हम लोग क्या है ए बी पुट आउट करते हैं। ठीक है, तो ए डेज बी डेज अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन आर एफ। ठीक है, यहाँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक, हमारे पास है दूसरा समरूप त्रिभुज ए बी और बी और ए डेज बी डेज पी। इन दोनों में समरूपकता का सिद्धांत लगाने पर आएगा ए डेज बी डेज अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डेज अपॉन पी बी, है ना। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, दायां दायां बराबर, तो क्या होगा, बायां बायां भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा समीकरण त्रिभुज नंबर 1 व 2 में, है ना। दायां दायां बराबर तो बायां बायां बराबर। अब देखिए आर और पी दोनों एक ही जगह पे हैं, तो हम लोग क्या है इसको समान मान लेते हैं, है ना, एक ही बिंदु मानते हैं। तो आर एफ और पी एफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग आर एफ की जगह में क्या है पी एफ लिख सकते हैं। ठीक, तो एफ पी बी डैश अपॉन पी एफ डैश इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी वी, है ना। तो देखिए आप लोग को ये पता होगा, हमें क्या है एफ बी डैश का मान चाहिए। चित्र में देखिए एफ बी डैश का मान, है ना। तो इतना का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या है पी बी डैश में पी एफ को घटाएंगे, तो क्या है इतना का मान हमें पता चल जाएगा। तो ऐसा यहाँ भी किया गया है। ठीक है, पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी, है ना। तो देखिए पी बी डैश इज इक्वल टू माइनस वी। मैंने बताया था कि दर्पण से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लेते हैं, यू से लेते हैं, है ना। तो चूंकि हम दर्पण से इस साइड प्रदवस्तु की ओर जा रहे हैं, तो यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। पॉइंट ऑफ व्यू इस डायरेक्शन में है, तो क्या लेते हैं, हमें इसे ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, और ये पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, और इसे भी क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। और पी बी क्या है, दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी, तो ये क्या होगा, यू होगा। ठीक है, तो मान को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वी माइनस एफ अपान माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस यू अपान माइनस वी अपान माइनस यू। ठीक है, तो इसे सिंपल मैथ्स है, इसे सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू एफ इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू ब्रैकेट माइनस वी प्लस एफ, है ना, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ, है ना। हमने इस माइनस वाले को इस साइड में लाया है। अब तीनों में क्या है, यू वी एफ का क्या है, दोनों पक्षों में भाग देंगे हैं, तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा वी एफ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यू एफ और यू एफ इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें यू वी कैंसिल आउट होगा। तो इस प्रकार हमारे पास बचेगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी। यह क्या हो गया है, इसी को कहते हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, जिसे आपने कक्षा 10वीं में पढ़ चुका है। अब हम लोग देखते हैं रैखिक आवर्धन क्या होता है। रैखिक आवर्धन होता है दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं,
और वस्तु को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ m इज इक्वल टू, एम को क्या करते हैं, रैखिक आवर्धन को लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसे m से डिनोट किए गए हैं, है ना, माइनस स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू I अपॉन O। ठीक, और समीकरण नंबर परंतु 9.15a समीकरण 2 से। ठीक है, क्या है ये चित्र में देखिए, जो अभी हम लोग बनाए हैं उसमें a डेज b डेज अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डेज अपॉन पी बी। इस वाले चित्र में देखिए a डेज b डेज अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी, है ना। ये दोनों क्या है, समरूपकता का नियम लगाए हैं, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए ए बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है ना। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। पी बी डैश क्या है, दर्पण से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी, और पी बी क्या है, दर्पण से लेके वस्तु तक की दूरी। तो इन सभी मानों को जो नीचे में दिया गया है, इसे रखने पर क्या आएगा, माइनस आई ओ इज इक्वल टू माइनस वी माइनस यू। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यही क्या है, रैखिक आवर्धन और वस्तु के इमेज, वस्तु के रैखिक आवर्धन तथा रैखिक आवर्धन और वस्तु के आकार आकृति में संबंध बताने वाला सूत्र है ना, कि वस्तु के दर्पण से दूरी कितनी है वस्तु की, और वह उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, इस सूत्र से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार का अनुपात प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी तथा वस्तु से दर्पण की दूरी के अनुपात के तुल्य होती है। इस समीकरण से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। यहाँ देखिए m इज इक्वल टू आई अपान ओ, तो ये वाला इसके जगह में हम लोग क्या है, m लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस वी अपॉन यू। यही क्या है, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र है। यह सूत्र क्या है, रैखिक आवर्धन के लिए है, जो किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, अब देखते हैं लंबन क्या होता है, पैरेलैक्स। यदि दो वस्तुओं को एक ही सीध में रखें तो वे क्या होते हैं, आपस में संपाती दिखाई देते हैं, है ना। जैसे कि मैंने इस दोनों पेन को क्या है, एक सीध में रखा है, ये दोनों क्या है, सीध में है। अब इसको मैं ऐसे ही करके ऊपर उठाऊं, घुमाऊं ऐसे, ये क्या है, सीध में है। लेकिन क्या, देखिए ये चित्र आप अपने दिमाग में बिठाइए। अब देखते हैं। ठीक, यदि दो वस्तुओं को एक ही सीध में देखें तो वे संपाती दिखाई देते हैं, किंतु यदि वे एक ही स्थान पर नहीं हैं तो आँखों को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष विस्थापन होने लगता है। तो आँखों को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष विस्थापन होने लगता है। दूर स्थित वस्तु आग की दिशा में और निकट स्थित वस्तु आग की विपरीत दिशा में चलती प्रतीत होती है। इस सापेक्ष विस्थापन को ही लंबन कहते हैं। इस प्रकार दो वस्तुओं को एक ही सीध में रखकर आग को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनमें जो सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देखिए। ठीक, चित्र में क्या है, यदि दो वस्तुएं अधिक दूरी पर स्थित हैं तो उनमें लंबन अधिक, और जो जो उन्हें पास लाते हैं त्यों त्यों लंबन दूर होते जाता है। जब दो वस्तुएं एक ही स्थान पर आ जाती है, जैसा कि नीचे वाला चित्र है ना,
तो वे एक दूसरे के ऊपर होती है, तो उनमें लंबन क्या होता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब चित्र में देखिए, चित्र में पहले दो पिन PQ और RS दोनों के बीच में क्या है, लंबन है। ठीक, अब दूसरे चित्र में क्या है, PQ और RS के बीच कोई लंबन नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर आ गए हैं। इस स्थिति में क्या है, लंबन दूर हो जाने की स्थिति में दोनों वस्तु के सापेक्ष जो विस्थापन होता है वह क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हमें पूछा जाए कि लंबन क्या होता है, तो हम जानेंगे कि दो वस्तुओं को एक ही सीध में रखकर आँखों को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनमें जो विस्थापन उत्पन्न होता है उसे ही हम लंबन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लंबन क्या होता है उसको जाना। और भी इसमें बहुत कुछ है, जैसा कि ये संयुग्मी फोकस है, तो इसमें विद्यार्थी देखेंगे संयुग्मी फोकस क्या होता है ना, और गोलीय विपथन क्या होता है, और दर्पण का उपयोग क्या होता है। ये सब थ्योरी है, विद्यार्थी इसे अपने से स्वयं से पढ़ेंगे। और प्रतिबिंब को दर्पण की पहचान किस प्रकार की जाती है, इन सभी को क्या है बुक में दिया गया है, विद्यार्थी स्वयं से पढ़ेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे भी आप व्हाट्सएप या ईमेल कुछ भी कर सकते हैं, या स्कूल में आप लिख के ला सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको क्या है सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, या डाउट क्लास में भी आप आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।